Dear students, in this lecture we have to learn the provisions or conditions for allotment of shares. In last lecture we have studied the introduction of allotment of shares. As you know that allotment of share means distribution of shares, giving of shares to the applicant who has applied for purchasing the shares of the company. So, every company issuing shares has to comply with the provisions of the Companies Act 2013 with regards to allotment of shares. अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के बाद हमको देखना है प्रोविजंस और कंडीशंस फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। प्रोविजंस और कंडीशंस क्या होते हैं? प्रोविजंस और कंडीशंस ये वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कंपनी एक्ट 2013 की तरफ से मेंशन किए गए उन सारी कंपनियों के लिए जो कंपनी शेयर्स इशू कर रही हैं और शेयर्स का अलॉटमेंट कर रही हैं। तो ये काम करने से पहले कंपनी को कंपनी एक्ट की प्रोविज़न को पूरा करना होता है, इनकी कंडीशंस को पूरा करना होता है, तभी जाकर कंपनी अपने शेयर्स को इशू कर सकती है, शेयर्स का अलॉटमेंट कर सकती है। A public company has to also follow the company's prospectus and allotment of securities rule 2014 and SEBI issue of capital and disclosure requirement regulation 2018। अगर कंपनी पब्लिक कंपनी है तो उस पब्लिक कंपनी को प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल 2014 और सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018 ये प्रोविजंस और इसके रूल्स फुलफिल करने होते हैं बिफोर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। लेट्स सी व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। Allotment of shares has two provisions, A. Statutory provisions and B. General principles. First of all, we will see the statutory provisions. These are provisions laid down by the Companies Act 2013. Allotment of shares के दो provisions हैं, एक है statutory provisions और दूसरे है जनरल प्रिंसिपल्स। सबसे पहले देखते हैं स्टैचूटरी प्रोविजंस। स्टैचूटरी प्रोविजंस यानी लीगल प्रोविजंस जिसे कंपनी को हर हाल में पूरा करना होता है, इस प्रोविजन को, इस कंडीशन को। और ये प्रोविजन वो प्रोविजन होते हैं जिसे कंपनी एक्ट 2013 मेंशन करता है। तो इसको प्रोविजन को पूरा करना हर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और कंपलसरी होता है। तो स्टैचूटरी प्रोविजंस में सबसे पहले हम नंबर 1 देखते हैं, registration of prospectus. A copy of the prospectus must be filed with the registrar of companies for registration on or before the date of its publication. This prospectus must be signed by every proposed director in case of newly formed company or director or his duly authorized advocate. स्टैचूटरी प्रोविजन में पहली प्रोविज़न जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस। जैसे आपको पता है प्रॉस्पेक्टस एक इनविटेशन होता है जिसके थ्रू कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है शेयर परचेस करने के लिए। तो ये प्रॉस्पेक्टस जो है कंपनी को पब्लिक के सामने इशू करना होता है। इसको इशू करने से पहले इसकी एक कॉपी कंपनी के रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना ज़रूरी होता है रजिस्ट्रेशन के लिए। और इसे कब सबमिट करना होता है? बिफोर इट्स पब्लिकेशन। प्रॉस्पेक्टस को पब्लिश करने से पहले ही इसकी एक कॉपी कंपनी के रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना ज़रूरी होता है। और अगर कंपनी नहीं है तो उस कंपनी के प्रॉस्पेक्टस पर कंपनी के प्रपोज्ड डायरेक्टर या फिर ऑथराइज्ड एडवोकेट की सिग्नेचर होनी चाहिए। नंबर 2, एप्लीकेशन मनी। The Companies Act states that along with the application form, the applicant has to pay a minimum of 5% of the nominal amount of the share or such other amount as specified by SEBI. SEBI has specified for public companies the application money to be minimum 25% of the nominal amount of the shares. The application money is to be paid in banks specified by the company.
अब दूसरा इम्पोर्टेंट प्रोविज़न जो है स्टैट्यूटरी प्रोविज़न में है वो है एप्लीकेशन मनी। तो एप्लीकेशन मनी क्या होता है ये हमको देखना है। एप्लीकेशन मनी जब कोई एप्लीकांट शेयर परचेस करने के लिए अप्लाई करता है तो उसे एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी पे करना होता है। एप्लीकेशन मनी एक्चुअल में ये जो है शेयर की फेस वैल्यू का एक इंस्टॉलमेंट होता है। शेयर की फेस वैल्यू किसे कहते हैं? वो वैल्यू जिसे कंपनी डिसाइड करती है, उस फेस वैल्यू को नॉमिनल वैल्यू भी कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ने शेयर का प्राइस 100 रुपये डिसाइड किया तो शेयर की फेस वैल्यू क्या हो गई? 100 रुपये। उसको नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। अब ये फेस वैल्यू जो होती है कंपनी एक साथ कलेक्ट नहीं करती है, इसको नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट करती है। तो उसका सबसे पहला इंस्टॉलमेंट होता है एप्लीकेशन मनी, फिर उसके बाद होता है अलॉटमेंट मनी, फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। इस तरह से अलग अलग इंस्टॉलमेंट में इस नॉमिनल वैल्यू को कलेक्ट किया जाता है। तो जब एप्लीकेशन मनी पहला इंस्टॉलमेंट कलेक्ट कर रही है कंपनी तो वो कितना होना चाहिए? तो एप्लीकेशन मनी जो है मिनिमम 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स। तो कम से कम जो है फेस वैल्यू का यानी कि शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू है उसका 5% कंपनी ने कलेक्ट करना चाहिए। और कंपनी जो पब्लिक कंपनी है उसके लिए सेबी ने जो है 25% जो है एप्लीकेशन मनी डिसाइड किया है। तो इतना जो है पब्लिक कंपनी के लिए रहेगा कि पब्लिक कंपनी को ज़रूरी है कि वो अपने शेयर का नॉमिनल वैल्यू 25% एज ए एप्लीकेशन मनी जो है कलेक्ट करें। तो ये एप्लीकेशन मनी इन्वेस्टर को जो है कंपनी की बैंक में जो है डिपॉजिट करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स that must be taken or bought by the subscriber. This amount is mentioned in the prospectus. It must be collected within 30 days from issue of prospectus. नेक्स्ट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? ये वो अमाउंट होती है जिसे कंपनी अपने प्रॉस्पेक्टस में मेंशन करती है कि कंपनी जितना भी कैपिटल कलेक्ट करने के लिए शेयर्स इशू कर रही है तो उसका कितना अमाउंट कंपनी कलेक्ट कर सकती है, ये मेंशन करना होता है मिनिमम अमाउंट। और इस मिनिमम अमाउंट को जो है 30 डेज़ के अंदर कलेक्ट करना होता है। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी 5 लाख का कैपिटल कलेक्ट करने के लिए शेयर्स इशू कर रही है तो 5 लाख में से कंपनी कितना कैपिटल कलेक्ट कर सकती है इन्वेस्टर के पास से, एप्लीकांट के पास से, ये अमाउंट कंपनी को प्रॉस्पेक्टस में मेंशन करनी होती है। और उतनी अमाउंट को जो है प्रॉस्पेक्टस इशू करने के बाद 30 दिन के अंदर कलेक्ट करना होता है। अब सेबी इसके ताल्लुक से क्या कहता है? देखो, सेबी मीन्स सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज स्टेटेड मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी 90% ऑफ द इशू। सेबी के मुताबिक मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? 90% ऑफ द इशू, यानी कंपनी जितना कैपिटल इशू कर रही है उसका 90% जो है कंपनी ने कलेक्ट करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ने 5 लाख का कैपिटल कलेक्ट करने के लिए शेयर्स इशू किए हैं तो उसका 90% अमाउंट कलेक्ट होना चाहिए। 5 लाख का 90% यानी 4,50,000 जो है कंपनी ने कलेक्ट करना चाहिए सेबी के मुताबिक। तो ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन किस तरह से मेंशन किया गया है? यूजुअली व्हेन कंपनी डज नॉट कलेक्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन इट मीन्स its issue has been undersubscribed, that the number of shares applied for is less than the shares offered by the company. जब कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन कलेक्ट नहीं कर पाती है तो उस वक्त क्या होता है? उस वक्त कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए हैं उस शेयर्स को परचेस करने के लिए जो एप्लीकेशन आए हैं वो उससे कम होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को जो है अंडर सब्सक्रिप्शन
कहा जाता है जिसे कंपनी ने कलेक्ट नहीं किया है। जैसे समझो कंपनी ने 4,50,000 रुपये मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट प्रॉस्पेक्टस में मेंशन किया है, लेकिन कंपनी की उतनी अमाउंट कलेक्ट नहीं हो पाई क्योंकि एप्लीकांट ने उतने शेयर परचेज करने के लिए अप्लाई नहीं किया है जितने कंपनी ऑफ़र कर रही है। जैसे कंपनी 10,000 शेयर्स ऑफ़र करी और उसके लिए एप्लीकेशन आए सिर्फ 9,000, तो ये होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। उसके बाद नेक्स्ट, इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट कलेक्टेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम द एंटायर अमाउंट रिसीव्ड एज एप्लीकेशन मनी शुड बी रिटर्न टू द सब्सक्राइबर विद इन 15 days of closure of issue. To avoid such a situation, company may enter into an agreement with the underwriters. अगर कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट कलेक्ट नहीं करती है जो भी स्पेसिफिक टाइम होता है, तो कंपनी ने एप्लीकेशन मनी बोलकर जितनी भी अमाउंट एप्लीकांट के पास से कलेक्ट किया वो सारी अमाउंट वापस करनी होती है, रिटर्न करनी होती है विद इन 15 days ऑफ क्लोजर ऑफ इशू। यानी क्लोजर ऑफ इशू के 15 दिन के अंदर जो है कंपनी ने ये सारे एप्लीकेशन मनी रिटर्न करना होता है। तो इस अंडर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, यानी कंपनी के सारे शेयर सेल नहीं हो पा रहे हैं, तो कंपनी को अगर ऐसा लगता है तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए कंपनी जो है अंडरराइटर्स के साथ एग्रीमेंट कर सकती है। अब अंडरराइटर्स कौन होते हैं? अंडरराइटर्स वो इंस्टीट्यूशन, वो ट्रस्ट होती है जो कंपनी के साथ एग्रीमेंट करती है और कंपनी को एश्योरेंस दिलाती है कि कंपनी के जो अनसोल्ड शेयर्स हैं उसको वो परचेस करेगी या फिर अपने तौर से सेल करेगी। तो इस तरह से कंपनी का जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है अंडरराइटर्स के ज़रिए कंप्लीट होता है और इसके लिए अंडरराइटर्स जो है कमीशन चार्ज करते हैं कंपनी से। नेक्स्ट हमको देखना है नेक्स्ट क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। As per SEBI, the subscription list must be kept open for at least 3 working days and not more than 10 working days. Applicant can apply for shares only when the subscription list is open. तो एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज और नॉट मोर देन 10 वर्किंग डेज, ये है क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। यानी सब्सक्रिप्शन लिस्ट जो है जिस पीरियड में कंपनी को शेयर परचेस करने के लिए जो एप्लीकांट अप्लाई कर रहे हैं वो टाइम पीरियड होता है। तो एप्लीकांट जो है जब तक ये सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन हो रहती है उसी वक्त जो है शेयर परचेस करने के लिए अप्लाई कर सकता है। तो कंपनी ने इसको कब तक ओपन रखना चाहिए? एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज, कम से कम 3 वर्किंग डेज जो है ये ओपन रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्किंग डेज इसका टाइम होता है और इसी दौरान जो है एप्लीकांट जो है इसको अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। Allotment of shares will be on the basis which will be decided for each category of subscriber. Allotment will be as per the minimum application size as fixed by the company. अब बेसिस ऑफ अलॉटमेंट क्या होता है? बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, ये अलॉटमेंट कमेटी डिसाइड करती है कि कौन से बेसिस पर शेयर्स का अलॉटमेंट किया जाए, कौन से कैटेगरी के शेयर होल्डर्स को कंपनी कितने शेयर्स अलॉट करेगी और उसका बेस क्या होगा, कौन से बेसिस पर कंपनी शेयर्स का अलॉटमेंट जो है एप्लीकांट को करेगी, मिनिमम एप्लीकेशन पर और या फिर फिक्स्ड साइज पर। ये डिसाइड करने का काम अलॉटमेंट कमेटी का होता है। तो अलॉटमेंट कमेटी सारे आए हुए एप्लीकेशन का स्क्रूटिनाइज करती है, फिर उसके बाद अलॉटमेंट लिस्ट तैयार करती है जिसमें शेयर्स का अलॉटमेंट होता है। तो जो अलॉटमेंट कमेटी जो बेस डिसाइड करेगी उसी बेसिस पर शेयर्स का अलॉटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन मीन्स व्हेन एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर शेयर्स आर मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी। ओवर सब्सक्रिप्शन ये अपोजिट है अंडर सब्सक्रिप्शन का।
अब ओवर सब्सक्रिप्शन कब होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन उस वक्त होता है जब कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए हैं उस शेयर्स के लिए जो है उससे ज़्यादा एप्लीकेशन अगर आते हैं तो उसको ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं और उसको परचेस करने के लिए एप्लीकेशन आए हैं 15,000, यानी जितना इशू करे उससे ज़्यादा जब एप्लीकेशन आते हैं तो उसको ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। SEBI does not allow any allotment in excess of securities offered through offer document or prospectus. However, it may permit to allot not more than 10% of net offer. तो सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया किसी भी कंपनी को अलाउ नहीं करती है कि जितना वो शेयर्स ऑफर कर रही है उससे ज़्यादा जो है शेयर्स अलॉट करें। लेकिन यहाँ पर सेबी जो है मिनिमम जो है 10% जो है नेट ऑफर का जो है ओवर सब्सक्रिप्शन अलाउ कर सकती है, यानी 10%, सिर्फ 10% ज़्यादा जो है शेयर्स कंपनी अलॉट कर सकती है जितना भी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स होता है। नेक्स्ट है परमिशन टू डील ऑन स्टॉक एक्सचेंज। Every company before making a public offer shall apply to one or more recognized stock exchange to seek permission for listing its shares with them. The prospectus shall mention the name of the stock exchange and the fact that an application for permission to list in that stock exchange has been made by the company. अब नेक्स्ट हमको देखना है परमिशन टू डील ऑन स्टॉक एक्सचेंज। कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन लेनी होती है। अब किस चीज़ की परमिशन लेनी होती है? अपने शेयर्स को किसी एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराना होता है, यानी शेयर्स को रजिस्टर कराना होता है। लिस्टिंग यानी कंपनी के जो शेयर्स होते हैं कंपनी के नाम से किसी एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर कराना होता है। तो इसके लिए कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन लेकर अपने शेयर्स की लिस्टिंग करानी होती है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और कंपनी को जो है ये बात प्रॉस्पेक्टस में भी मेंशन करनी होती है कि कंपनी ने किस स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स लिस्ट कराए हैं। तो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ जो होती हैं, जो लिस्टेड शेयर्स होते हैं, उसी की ट्रेडिंग जो है स्टॉक एक्सचेंज यानी कि शेयर मार्केट में हम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर्स टू द इशू एंड वेरियस other agencies. Company has to appoint one or more merchant bankers to act as a managers to the public issue. It also has to appoint registrar to the issue, collecting bankers, underwriters to the issue, and brokers to the issue, self-certified syndicate banks, advertising agent, etc. कंपनी जब शेयर्स का अलॉटमेंट करती है उस अलॉटमेंट का सारा काम काज कंप्लीट करने के लिए स्मूथली कंपनी को कुछ एजेंसीज़ को अपॉइंट करना होता है। अब वो कौन कौन से एजेंसीज हैं जिनको अपॉइंट करके कंपनी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का काम करती है? तो कंपनी को जो है मर्चेंट बैंक का जो है अपॉइंटमेंट करना होता है। मर्चेंट बैंक यानी कंपनी की एक बैंक होती है जिसमें सारे जो है शेयर्स की अमाउंट, शेयर्स के इंस्टॉलमेंट की अमाउंट जो है डिपॉजिट की जाती है। उसके बाद इट ऑल्सो हैज़ टू अपॉइंट द रजिस्ट्रार टू द इशू। रजिस्ट्रार टू द इशू यानी कंपनी का खुद का एक रजिस्ट्रार होता है जो कंपनी के सारे इशू ऑफ शेयर्स की डिटेल्स की एंट्री रजिस्टर में करता है, कितने कंपनी ने शेयर्स इशू किए, किसको किए। उसके बाद कलेक्टिंग बैंकर, कलेक्टिंग बैंकर भी होती है कंपनी जो ये सारे अमाउंट कलेक्ट करती है और कंपनी को के अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। उसके बाद है अंडर राइटर्स टू द इशू। इशू के लिए अंडर राइटर्स का भी अपॉइंटमेंट किया जाता है। अब अंडर राइटर्स किसे कहते हैं? अभी हमने देखा कि वो इंस्टीट्यूशन होती है जो कंपनी को एश्योरेंस देती है कि कंपनी के जो भी अनसोल्ड शेयर्स हैं उनको परचेस करेगी ताकि कंपनी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा हो सके।
उसके बाद ब्रोकर टू द इशू। ब्रोकर टू द इशू यानी ब्रोकर वो कमीशन एजेंट होते हैं जो कंपनी के शेयर्स कमीशन बेसिस पर सेल करते हैं। उसके बाद है सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक्स। अब सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक क्या होती है? द बैंक सर्टिफाइड बाय सेबी विच कैन ऑफर ASBA फैसिलिटी टू इन्वेस्टर। सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक वो बैंक होती है जिसको सेबी ने सर्टिफाइड किया है कि ये बैंक अपने इन्वेस्टर को ASBA अजबा फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ASBA फैसिलिटी क्या होती है? ASBA फैसिलिटी का फुल फॉर्म हम देखते हैं पहले। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, ये इसका फुल फॉर्म है। इट इज़ एन एप्लीकेशन made by an applicant to his bank to block the application money in the bank account. In case of allotment, the application money or the full issue value of the shares is transferred to the company's banker. तो ये वो फैसिलिटी होती है जो बैंक के ज़रिए इन्वेस्टर को दी जाती है, जिसमें इन्वेस्टर अपने अकाउंट को ब्लॉक कर सकता है। कौन से अकाउंट को? जहाँ पर उसने एप्लीकेशन मनी डिपॉजिट किए शेयर परचेस करने के लिए। ये उस वक्त तक उस अकाउंट को ब्लॉक कर सकता है जब तक कंपनी इसको शेयर्स अलॉटमेंट नहीं करती। जब शेयर्स का अलॉटमेंट होता है तो ये उस वक्त बैंक को इजाज़त देता है कि वो सारी अमाउंट जो है कंपनी को ट्रांसफ़र करे। तो ये एक जो है इन्वेस्टर के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। तो इस तरह से आज हमने सीखा है अलॉटमेंट की प्रोविजंस और स्टैट्यूटरी प्रोविजंस सीखा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे जनरल प्रिंसिपल और जनरल प्रोविजंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।